यूज़र ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, ग्रुप्स ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बात समझ में आती है। तो अब उसको एक जगह रखने का, एक जगह स्टोर करने का फिर फ़ायदा क्या होता है? अगर कोई चीज़ एक जगह स्टोर हुई हुई हो एज अपोज टू कि वो डिफरेंट जगह पे स्टोर हुई हुई है, फ़ायदा क्या होगा? अगर एक चीज़ मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर हुई हुई है, बिखरी हुई है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको नहीं भूलेगा नहीं। आप देखें ना उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो उसको मैनेज करना मुश्किल होगा, उसको उसका बैकअप रिस्टोर करना उसको मुश्किल होगा, बिखरी भी है। उसके बाद उसमें डाटा इंटेग्रिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है ना, इंटेग्रिटी का मतलब होता है एक ही डाटा मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नहीं, वो भी इंटेग्रिटी जब भी आप डेटाबेस इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि डेटाबेस की एक ही कॉपी है जो सारे देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ और देख रहे हैं, मैं कुछ और देख रहा हूँ, दो डिफरेंट कॉपीज बनी। तो अगर आप डेटाबेस को एक ही जगह रखते हैं तो उसका बैकअप लेना आसान, उसको रीस्टोर करना आसान, ठीक है, उसको लुक आफ्टर करना आसान हो जाता है, वो मैनेजेबल हो जाता है, वो स्केलेबल हो जाता है, वो रिलायबल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, अब एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना, यानी आपने डेटाबेस और भी पढ़ी है, एक्टिव डायरेक्टरी में इतनी ज़्यादा क्या तोप चीज़ है कि इसकी बड़ी, उसको बड़ा हाई फाई करके पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्टिव डायरेक्टरी तो सिर्फ डेटाबेस है, जिसके अंदर चीज़ें स्टोर हुई, ख़त्म था। अब मसला ये है कि उस डेटाबेस को बनाने के हमारे मकसद कुछ और थे ना, हमें खाली स्टोरेज नहीं चाहिए थी, हमने एक्टिव डायरेक्टरी से क्या सर्विसेज लेनी थी? ऑथेंटिकेशन लेनी थी। तो मसला ये है कि हमारा जो मकसद था वो अचीव करने के लिए, लेकिन इट्स नॉट ऑल अबाउट कि बस डायरेक्टरी होगी उसमें चीज़ें स्टोर होंगी। हमें ऐसी डायरेक्टरी चाहिए जो स्केलेबल हो। स्केलेबल समझ लेते हैं? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है ग्रोथ सपोर्ट। अगर किसी चीज़ के एक्सपैंड होने से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी बढ़ जाए तो वो स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल वो चीज़ है जो चाहे एक सिस्टम हो चाहे 1000 सिस्टम हो, बर्डन उतना ही रहे, तब आप कहते हैं कि ये स्केलेबल थी। कि एनवायरनमेंट के बढ़ने से, ठीक है, विद द इंक्रीज इन एनवायरनमेंट देयर वुडंट बी एनी कॉरस्पॉन्डिंग बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई बर्डन नहीं था, तब आप कहेंगे कि ये एनवायरनमेंट स्केलेबल है। समझ में आती बात? तो एक्टिव डायरेक्टरी में ये तमाम खूबियाँ क्यों हैं, उसकी वजह पता है आपको? उसकी वजह ये कि इसके टॉप पे सारे स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, स्केलेबल कैसे हो गई? स्केलेबिलिटी आपको इसलिए भी मिल गई कि इसका जो स्टोरेज मैकेनिज्म है, जो इसका ऑब्जेक्ट का रिट्रीवल मैकेनिज्म, वो सारा स्टैंडर्ड्स पे बेस करता है। आपने देखा वो जो हम लिखते हैं CN इज इक्वल टू ताहिर, DC इज इक्वल टू कॉर्बेट, DC इज इक्वल टू कॉम, इसे क्या कहते हैं बताएं? डिस्टिंग्विश्ड नेम। ये क्या है? डिस्टिंग्विश्ड नेम। डिस्टिंग्विश्ड नेम मीन्स कि ये पूरी एक्टिव डायरेक्टरी में डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मुझे बताएं, दो डोमेन्स में ताहिर हो सकता है, डोमेन ए में भी और डोमेन बी में भी हो सकता है, क्योंकि उसका डिस्टिंग्विश नेम खाली ताहिर नहीं है। डिस्टिंग्विश नेम में डोमेन भी आ जाएगी, यानी उसका डिस्टिंग्विश नेम होगा CN इज इक्वल टू ताहिर, DC इज इक्वल टू A, DC इज इक्वल टू कॉम। अब ये पूरी लाइन एक हो गया। दूसरा, CN इज इक्वल टू ताहिर, DC इज इक्वल टू B, DC इज इक्वल टू कॉम, तो डिस्टिंग्विश नेम ये नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी की जो फाउंडेशन है उसमें फ़र्क पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल नेम, डिस्टिंग्विश नेम में और रिलेटिव डिस्टिंग्विश नेम में क्या फ़र्क है। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ और इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या। मैं यहाँ लिखता हूँ tahir@exchange.com। ये कौन सा नाम है? ये प्रिंसिपल नेम है। ठीक है, ये कौन सा नाम है? ये प्रिंसिपल नेम है। अब प्रिंसिपल नेम में खामी क्या है? इसमें हायरार्की नहीं, इसमें ये नहीं पता लग रहा कौन सा OU है, OU की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हो सकता है ये जो ताहिर साहब हैं ये पहले नॉर्थ OU हो, उसके अंदर हो, और उसका चाइल्ड हो सेल्स, उसके अंदर हो ये। ठीक है, यानी ये पेरेंट OU था, इस तरह से था। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि ताहिर जो है कहाँ पे था, ADS ओपन करें,
एक OU था नॉर्थ के नाम से, इसके अंदर फर्दर एक OU था जिसका नाम था सेल्स, नॉर्थ डिवीजन में सेल्स था। तो अब इसके अंदर अगर ताहिर होगा तो उसका डिस्टिंग्विश नेम क्या होगा? CN इज इक्वल टू ताहिर कॉमा OU इज इक्वल टू सेल्स कॉमा OU इज इक्वल टू नॉर्थ, पहले चाइल्ड आता है बाद में पेरेंट आता है, कॉमा DC इज इक्वल टू को कितनी आ जाता है एक्सचेंज, एक्सचेंज है ना हमारा डोमेन में यहाँ पे, कॉमा DC इज इक्वल टू कॉमा, ये आपका पूरा डिस्टिंग्विश नेम। अगर ये मैं डिस्टिंग्विश नेम कहीं लिख दूं तो ये काम अपना कर दे। फॉर एग्जाम्पल DS ऐड का नाम सुना है? DS ऐड होता है कमांड फ्रॉम सेलेक्टेड डायरेक्टरी में यूज़र अकाउंट्स बनाने के लिए। अगर इसका मैं व्यू ऐसा कर दूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, बन गया। यहाँ जाके रिफ्रेश करके देख लो। इसका मतलब ये खाली कागजी बातें नहीं है, ये तो काम हो रहा है इस पे, इस डिस्टिंग्विश नेम पे। अब आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अगर ये डिस्टिंग्विश नेम पूरा सही नहीं आता तो आप नहीं रिमूव कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर अब मैं एक यूज़र वो जो ट्रेडिशनल कंटेनर है जिसमें आप नॉर्मली यूज़र अकाउंट्स बनाते हैं, वो ये है ना, कहाँ बनाते हैं? इधर बनाते हैं। इधर आप कंटेनर्स देखें, आप कंटेनर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो कुछ कंटेनर्स हैं उनके ऊपर छोटी सी डायरेक्टरी बनी हुई आ रही है और कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं जो सिंपली फोल्डर की तरह। ये देखें ना, इसके ऊपर ये डायरेक्टरी बनी हुई है, इस पर भी बनी हुई है। फ़र्क क्या है इनमें? जिनके ऊपर डायरेक्टरी आपको बनी हुई नज़र आ रही है ना, वो OUs हैं, और जिनमें डायरेक्टरी नहीं बनी हुई वो OU नहीं है। तो वो आपने अगर यूज़र्स फोल्डर के अंदर बनाना हो यूज़र अकाउंट तो डिस्टिंग्विश नेम तो चेंज हो जाएगा ना, और उसमें OU नहीं आना चाहिए। ये देखिए CN इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ जी इमरान कॉम। अब एक्सचेंज, ये देखें, ये यूज़र मैं कहाँ बनाना चाह रहा हूँ? इधर इसके अंदर, और ये किसके अंदर? exchange.com। तो बाकी तो काम पूरा है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दोबारा CN आएगा। CN का मतलब है कॉमन नेम। CN इज इक्वल टू यूजर्स, DC इज इक्वल टू एक्सटेंड, बन गया। ये इमरान साहब बन गए हैं, रिफ्रेश कर लें, बन चुके हैं, ठीक है। घर जाके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इमरान बन गया। समझ में आती बात? कुछ खोपड़ी में आती है बात? यस सर। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें जो समझने वाली बात है। डिस्टिंग्विश नेम आपने, खैर फिलहाल नहीं, इतनी मैं आगे चला गया तो मेजर अपने मोटर से हट जाएंगे। मैं आपको समझा रहा था डिस्टिंग्विश नेम है, ये पूरी डायरेक्टरी में यूनिक होता है। रिलेटिव डिस्टिंग्विश नेम वो होता है जो किसी चीज़ के रेफरेंस से डिस्टिंग्विश है, ग्लोबली डिस्टिंग्विश नहीं है। जिसकी एग्जांपल मैंने बताया है कि अगर आपके पास एक और डोमेन है उसमें भी ताहिर हो सकता है, तो ताहिर क्या, खाली ताहिर क्या है? रिलेटिव डिस्टिंग्विश नेम। खाली ताहिर यूनिक है, लेकिन एज लॉन्ग एज कि आपका डोमेन नेम चेंज नहीं है, यानी अब exchange.com जो है इसमें मैं दोबारा ताहिर नहीं बना सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरी एक्टिव डायरेक्टरी बड़ी होती है और मेरे पास और डोमेन्स होते हैं तो वहाँ बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं RDN, रिलेटिव डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है। अब ये जो आपने नेमिंग कन्वेंशन पढ़ा है ना, इसका स्टैंडर्ड क्या है? X.500, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ नहीं है। X.500 एक स्टैंडर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है उसे डिज़ाइन किया, ठीक है।
इसी तरह जब आप एक्टिव डायरेक्टरी से यूजर्स को ऑथेंटिकेट करवाएंगे तो उसके लिए तो ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल कौन सा है? करबरॉस। अब करबरॉस माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट नहीं, करबरॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था, ठीक है। करबरॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चीजों पे अगर आप अपनी प्रोडक्ट बिल्ड करें उसका फायदा क्या होता है? इंटर ऑपरेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। और अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चीजों पे आप अपनी प्रोडक्ट बिल्ड ना करें तो फिर सारी चीजें आपको खुद बनानी पड़ती है। सोचें एक बैंक आता है जो एटीएम कार्ड अपना जो है ना वो नए स्टाइल का निकाल देता है। वो कहते हैं ये हमारा एटीएम कार्ड तो बस ये इस तरह का होगा, उसका साइज जो है बड़ा कर देता है। अब वो कार्ड हर मशीन पे यूज हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो याद रखें जब आप स्टैंडर्ड्स को डेविएट करते हैं आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें लैक ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी आ जाती है। ये इसी तरह की कोई कंपनी OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ा है ना आपने? OSI रेफरेंस मॉडल को लेयर 1 को फॉलो करने का मतलब क्या है? ठीक है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड। जो आपका NIC होता है, NIC होता तो लेयर 2 पे है, लेकिन NIC के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो लेयर 1 के हैं। जैक हो गया, ठीक है। अब एक कंपनी NIC बनाती है और वो कहती है जी हमने जैक का साइज अपनी मर्जी का रखना है। ओके जी, ये समझो OSI को फॉलो नहीं किया उन्होंने, जैक अपनी मर्जी का बना दिया। अब जब जैक अपनी मर्जी का बनाया तो कनेक्टर फिर स्टैंडर्ड वाला नहीं लगेगा, उसमें RJ45 कनेक्टर भी उन्होंने बनाना पड़ेगा खुद। जो कनेक्टर वो खुद बनाएंगे उसमें इंडस्ट्रीज वाली केबल नहीं अटैच होगी, केबल भी खुद, तो दे विल एंड अप विद एवरीथिंग मेड बाय देम, ठीक है। सब कुछ उन्हें खुद बनाना पड़ेगा और शायद वो यूज़ भी खुद ही करें क्योंकि वो कोई और यूज़ नहीं करेगा। तो जब आप चीज़ें अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड को फॉलो करके, जब आप अपनी मर्जी से नहीं बनाते स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाते हैं तो उसमें इंटरऑपरेबिलिटी होती है। स्टैंडर्ड से डेविएट हम जब भी करेंगे तो ऐसे इश्यूज आएंगे। हाँ, इश्यूज क्या आएंगे? 100% ऐसा होगा कि आपकी प्रोडक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट आती हैं मार्केट में, जिस तरह एप्पल वाले हैं हमेशा से, एप्पल के जो आईफोन्स हैं उसमें जेल ब्रेकिंग आपने पढ़ी हो, तो जो यानी हाँ अगर ऐसा वेंडर है बना सकता है हर चीज़ को बनाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। मैंने तो आपको फिजिकल लेयर की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि यह समझना आसान है। जब आप सॉफ्टवेयर लेवल पे आएंगे तो फिर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। जैसे आपके जो होते हैं APIs, डेवलपर जब कोई प्रोडक्ट डेवलप करता है तो वो ऑन द टॉप ऑफ APIs होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो अब अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट बना दी है जिसकी API जो है वो यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड API पे वो है ही नहीं, तो फिर वो प्रोडक्ट पता नहीं शायद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले या ना चले। होता नहीं, समटाइम आप सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं और मैसेज आता है, इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर का चला रहे होते हैं और मैसेज आता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर दिस वर्जन ऑफ विंडोज़, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी चाहती है उसका सॉफ्टवेयर पॉपुलर हो तो उसे इस तरह से वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए कि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो सके, ठीक है, या एटलीस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रूरी यूज़ हो सके। बहरहाल वापस आए बात पे, तो करबरॉस जो है वो उसकी सपोर्ट सिस्को में भी है, उसकी सपोर्ट लाइनक्स में भी है, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है वो एलडैप होगा। अब एलडैप माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट नहीं है, एलडैप हम सिस्को सिक्योर ACS पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो CCI का कोर्स उसमें है, CCI सिक्योरिटी में तो है, हम पढ़ाते हैं, हमें पता है। तो कहने का मकसद ये कि एलडैप इसलिए बनाया गया कि डायरेक्टरी को एक्सेस करना। अब एक बेसिक सी बात याद रखिएगा कि जो आपका TCP/IP है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन के लिए, वो टास्क ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं है, वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। मुझे बताएं वेबसाइट व्यू कर सकते हैं TCP/IP के साथ विदाउट यूजिंग HTTP? जब वेबसाइट व्यू करेंगे तो आपको HTTP चाहिए, इसका मतलब है TCP/IP इनकॉर्पोरेट करेगा HTTP को टू व्यू वेबसाइट। जब आप फाइल अपलोड डाउनलोड कर रहे हैं तो अलॉन्ग विद TCP/IP यू नीड FTP। जब आप मेल सेंड कर रहे हैं तो क्या TCP मेल सेंड कर सकता है? नहीं कर सकता, आपको SMTP चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह TCP/IP डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता,
TCP/IP को किसकी ज़रूरत है? डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए एलडैप। और समझ में आ रही है बात? Yes. आपका नाम क्या है? तैयब। तैयब। देखो मैंने तुम लोगों को पढ़ाना शुरू किया, मेरी मेमोरी कल आपने बताया था फिर भूल गया, जबकि मेरे अपने भाई का नाम तैयब। ठीक है, मेमोरी लैप्सेस जी। यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. आपको मैंने 3 स्टैंडर्ड चीज़ें बता दी हैं जिन जो TCP जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के टॉप पे मौजूद है। एक कर्बरोस, एक एलडैप, X.500 पे इसकी हायरार्की है। ठीक है, बात समझ में आती है? ये जो आपने भी देखा ना, ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप कहीं ये ना सोच लें कि ये खाली किताबी बातें नहीं, ये बहुत सारी जगहों पे आएगा। ये जो नाम हमने लिखा है ना, ये तो मैंने यूज़र अकाउंट बनाने के लिए दे दिए। आप एक्टिव डायरेक्टरी से किसी ऑब्जेक्ट का अगर मेटा डाटा रिट्रीव कर रहे हो ना, तब भी आपको यही देना पड़ता है, इसके बगैर नहीं आता। समझ में आ रही बात? क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास एप्लीकेशन मॉनिटर इंस्टॉल है तो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये इंस्टॉल होगा तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। नहीं जी, एप्लीकेशन मॉनिटर नहीं है इसमें। एनीहाउ, कोई नहीं, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ। एक मिनट यार, ये तो वर्चुअल मशीन के अंदर ही थे ना? हाँ अंदर ही थे, लेकिन आई डोंट थिंक इसने नहीं है, नहीं, लेकिन इसने चलाया बाहर। कोई नहीं, वो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देखें, एक वीडियो चल रही है किसकी, एप्लीकेशन मॉनिटर की, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या फ़ायदा होता है, मेटा डाटा किस तरह व्यू करते हैं। ये एप्लीकेशन मॉनिटर का पूरा लेक्चर है। एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना, उसके बारे में आवाम में बहुत ज़्यादा तज़ाद पाए जाते हैं। लोग समझते हैं DC प्रो में चला के नेक्स्ट किया और हो गई एक्टिव डायरेक्टरी और आपने पढ़ ली एक्टिव डायरेक्टरी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो माइक्रोसॉफ्ट सेपरेट पेपर ना बनाता, इसका अलहदा पेपर है। ये आई बिलीव कि ये यहाँ मैं आ जाऊँ ना तो आपका मसला हल हो जाए। इधर एक दफ़ा अगर मैं क्लिक कर दूँ, ये भी नहीं आया, बताया तो ज़रूर हो। ले जी आ गया। ये देखें, ये मैंने, ये अब आप देखिएगा मैं क्या करूँगा। और यहाँ ओके करके आपने डिस्टिंग्विश नेम है, क्या देना है? डिस्टिंग्विश नेम CM इज इक्वल टू, मैंने दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर, कॉमा CM इज इक्वल टू यूजर्स, कॉमा DC इज इक्वल टू टेस्टिंग। गलती ज़रा सी ये तो नहीं लिखा है। ये क्या आ गया? अब ये आज वर्जन, ये मेटा डाटा है, तमाम डिटेल्स आ गई हैं। ये जो टूल मैंने यूज़ किया था ना, एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मॉनिटर, ये बिल्ट इन नहीं होता, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी के थ्रू मेटा डाटा देख सकें। हाँ, तो वो इसमें था नहीं, इसलिए मुझे आपको रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ी। बात समझ में आती है? अब अभी के लिए जो आपने चीज़ देखनी थी वो ये, किसने नाम मैंने कौन सा दिया था? डिस्टिंग्विश नेम। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश नेम जो है, इसके बगैर ना जिंदा रह नहीं सकते आप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू पुट डिस्टिंग्विश नेम। और रिलेटिव डिस्टिंग्विश का चक्कर तब आएगा ना जब RDN का बस इतना पता हो आपको कि RDN जो है वो है क्या। ठीक है, कि इमरान जो है, खाली इमरान अगर आप कहें तो ये RDN हो सकता है, डिस्टिंग्विश नेम नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान की एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ 180 फॉरेस्ट में हो सकती है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, यूज़ कहीं नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद बल्क इंपोर्ट प्रोसेस जो है उसकी भी आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ जो मैं यूज़ भी करता हूँ और जो एक्सचेंज का एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए बड़ी हेल्पफुल है। ठीक है, वो है एक हमारे पास MVP हैं, एंडी ग्रोगिन, सुना है नाम? एंडी ग्रोगिन। MVP जो है ना, MVP सर्टिफिकेशन नहीं है, यानी है तो सर्टिफिकेशन ही, लेकिन इट्स नॉट लाइक डम्स डाउनलोड किए, रट्टा लगा दिया, पेपर दे दिया और आप MVP हो गए। कोई पेपर नहीं है इसका। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉरम्स को विज़िट करता है और माइक्रोसॉफ्ट देखता है कि लोग फॉरम्स पे हेल्प कर रहे हैं
और जो बंदा फॉरम्स पे कम्युनिटी की हेल्प कर रहा हो उन्हें वो MVP बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए MVP करना जो है वो बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। आसान इस लिहाज से कि कोई पैसे नहीं देने, मुश्किल इस लिहाज से कि सपोर्ट देना इतना आसान नहीं होता। इसमें आई बिलीव होगा नहीं जी। ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक स्क्रिप्ट बनाया है और इस स्क्रिप्ट का फ़ायदा ये है कि इससे आप बल्क में यूज़र अकाउंट बना लेते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। ज़रा ना टेस्ट इन्वायरमेंट आपके लिए बड़ा सा एक्टिव, वैसे भी एक्सचेंज में हमें ना टेस्ट इन्वायरमेंट ज़रा 400-500 अकाउंट्स वाला चाहिए होता है, 15-20 वाला नहीं चाहिए, तो 100-200 ज़रूर है। तो वो बिल्ड करने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये ना हम सी ड्राइव पे जाते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, यहीं पे इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। चलो यार एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें जी। 2 फाइलें बननी है इसकी, ये 2 फाइलें बननी। अब जनाब आप खोलें पावर शेल, ठीक है जी। सी पे पड़ा हुआ है ना, क्रिएट, यही स्क्रिप्ट का नाम है, एंटर कर दो। अगर तो चल जाता है, अगर तो ऐसे आ जाता है इसका मतलब है ठीक है काम। बस आपने ये लैब यूजर्स वाली फाइल दे के ओके करना है और दबा दबी अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे। इतने अंदर तो 300-400 बना देगा, अगर और बनाने तो अंदर और नाम लिख दें। अच्छा, अब अगर आपको एक एरर मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि इस सिस्टम पे तो मैंने बहुत ज़्यादा तोपें चलाई नहीं है ताकि क्लास में कोई मसला ना करे। वो मसला ये आता है कि सम टाइम ना सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी डिसेबल्ड होती है। मैं बल्कि आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ ना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आएगा। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, इसका मोबाइल बोल रहा है। जी मुझे इसकी एग्जाम्पल देखने में मुझे, या तो इसमें डैश नहीं आना, ये डैश हटाएं ज़रा। लें हो गया। ये देखें, अब मैं ये रन करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, आ गया ना एरर। और एरर में उसने कहा क्या है, उसने कहा कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। तो आपने ये करना है, वो आपके पास रिकॉर्डिंग में आ गया। अब भी आप ना कर सकें तो फिर आपको जो है वो जो मेरे जहन में वो आपके साथ हो जाना चाहिए। ये सर ये कमांड देंगे ऊपर लिखी हुई है, हाँ ये अनरिस्ट्रिक्टेड कर दी, ये रिकॉर्डिंग में आ गई। अब आप रन करें, ये लैब यूजर्स फाइल ने ओके कर दें, बस ये शुरू हो जाएगा। अभी कहाँ इस स्क्रिप्ट की खूबी है कि ये रेडी टू यूज है, मैंने कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की, जैसे ही इंटरनेट पे पड़ा था वैसे ही डाउनलोड किया और ये वैसे यूज कर। सीएसवी फाइल तो नहीं है, वो तो नहीं बनाता है, क्या चीज़ नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। इसने ये स्क्रिप्ट था पावरशेल का और इसने CSV यूज़ की है। जो CSV बना के आप उसको CSVD के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट मेथड, और वो हम पढ़ते हैं। ये उससे ज़्यादा अच्छा है
क्योंकि उसमें CSV आपको बनानी पड़ती है। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसने ADS में ख़ुद से एक कंटेनर बनाया है। ये यहाँ ज़रा रिफ़्रेश करें ना, रिफ़्रेश करें, ये देखें एक्सचेंज यूज़र्स का, और इसके अंदर ये बनाता जा रहा है अकाउंट। खोलें इसे, ये देखें स्क्रॉल बार देख रहे हैं, ये सारे यूज़र अभी बने और बनते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अनरिस्पॉन्सिव हुआ है। ये देखिए, और बात समझ में आती है और कोई दिमाग में बैठती है बात। ये जी कंप्लीटेड हो गया, बना दी इसने। ठीक है, तो जो क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स है, अब इसने सर इसका हमें कहाँ से आइडिया हुआ कि इसने नंबर ऑफ अकाउंट बनाए? इसका मतलब कंट्रोल ए करें, 300 मेरा ख्याल 77 बनाए हैं। ये 9 कर दें, 300 है। ठीक है, काफ़ी। तो ये फिर आप इसको मॉडिफिकेशंस में कर लें जिस तरह में। ठीक है, तो बल्क इंपोर्ट प्रोसेस के बहुत सारे तरीके हैं जी। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन वैसे अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने फ़ाइल बना के इंपोर्ट करनी है, नो प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है। और उसमें आपको डिस्टिंग्विश नेम देना पड़ेगा। ये देखें, मैं वो भी करके दिखाया था आपको। CN इज इक्वल टू यूज़र file1, DC इज इक्वल टू एक्सचेंज, DC इज इक्वल टू com, डिस्टिंग्विश नेम, ऑब्जेक्ट क्लास, दैट्स इट। मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन चलें ज़रूरी में तो सेम अकाउंट नेम भी आएगा, सेम अकाउंट नेम। ठीक है जी, इसको कोड्स में करें। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू आ गई है डिस्टिंग्विश नेम की। उसके बाद ऊपर क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? यूज़र है। उसके बाद सेम अकाउंट नेम, सेम अकाउंट नेम में यूज़र वन। इस सारे को कॉपी मारें, ये लो, काफ़ी है। 1 2 3 4 5। जल्दी का काम शैतान का काम। लें, इसको अब सेव एज करें। इसका नाम रख दें जो मर्जी, एक्सटेंशन हो CSV। ठीक है, .CSV। हसन जाग रहे हो? रोज़ा तो नहीं लग रहा है ना? रोज़ा ये जाना, मुझे आज बड़ा रोज़ा लग रहा है। मुझे हर बंदे पे गुस्सा आ रहा है। आप लोग क्या क्या मेरा मूड कुछ सेट हुआ, बिला वजह मैं लड़ रहा हूँ, तो नहीं क्या चक्कर है। ले जी, ये यहाँ पे हम CSVDE -i-f test.csv 5 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली। ADS में जाएं, यहीं पे बनाए ना हमने, कोई OU नहीं बताया। यूज़र और उसके बाद DC इज इक्वल टू कॉर्बेट, DC इज इक्वल टू, तो यहीं बनने चाहिए। रिफ्रेश कर, ये 5 यूज़र आ गए। ठीक है, बात समझ में आती है। इसी को अगर आप, ये फाइल पड़ी हुई है, आप कॉपी करके ले जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब इसी को अगर आप कहते हैं LDIF के थ्रू करना है, नो प्रॉब्लम, वो भी हो जाएगा। उसमें ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है ना, यानी इसमें तो कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट था ना, उसमें लाइन सेपरेटेड होता है, यानी एक लाइन में एक एट्रीब्यूट, यानी वो इस तरह बनेगा। इसको जनाब हम ये करते हैं, डिस्टिंग्विश नेम कॉलन, ये उसकी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? डिस्टिंग्विश नेम की। उसके बाद ये जो मैं मेथड करवा रहा हूँ ना, ये LDIF है। LDIF में याद रखिएगा, एक लाइन में एक एट्रीब्यूट आता है। अब देख लें, पहली लाइन में डिस्टिंग्विश नेम और उसकी वैल्यू आ गई। अब आप अगली लाइन में आ गए। दूसरा फ़ायदा ये है LDIF का कि इससे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। पहले जो मैंने CSV वाला मेथड यूज़ किया है, उससे आप सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकते। तो अब आपको यहाँ पे एक बात बतानी पड़ती है, वो है चेंज टाइप, कि आप किस किस्म की मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लास। क्या है ऑब्जेक्ट क्लास? सैम अकाउंट नेम। देखिए ये आपके जितना बढ़ाएंगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। 16 कर लें, ऊपर भी 16 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देना चाहते हैं अगर यूज़र, आपने देखा जितने भी यूज़र मैं बना रहा हूँ वो डिसेबल्ड बन रहे हैं, डिसेबल्ड बन रहे हैं ना हसन? ये काम बल्कि मैं कर देता हूँ ताकि मैं आपको इनेबल भी बना के दिखा दूँ। अभी मैं इनेबल बनाऊँगा तो ये लड़ाई करेगा। लड़ाई इसलिए करेगा कि इससे पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई हुई है। तो मैं फॉर द टाइमिंग क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड पॉलिसी जो है ना उसको मैं उसमें से कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। वो ठीक है ना? फ़ैन चलाना चाहें चला लें, अगर कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग में बड़ी साफ़ सुथरी आवाज़ आ रही होगी, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा किशोर कुमार जो है क्लास पढ़ा रहा है। लेकिन पंखा चल जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि आतिफ असलम जो है ना वो पढ़ा रहा है क्लास। ये पॉलिसीज़ में जाते हैं, विंडोज सेटिंग्स में जाते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसीज, पासवर्ड पॉलिसी, इन्फोर्स, ये कॉम्प्लेक्सिटी से डिसेबल किया, ठीक है। और साथ में लेंथ को भी 0 कर दिया। बस ये 2 बातें आपने कर दी हैं। ये मुझे यकीन है कि ये आपको आता होगा जो मैं अब कर रहा हूँ, ये आपको आता होगा, ठीक है। तो इससे पॉलिसी रिफ़्रेश हो गई। अब जनाब हम ये जो हम बना रहे थे ना उसमें हम थोड़ा सा खेल कूद अब कर सकते हैं। वो खेल कूद क्या है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल में जाके मैं कह देता हूँ 514, इसका मतलब है इनेबल्ड, 12 का मतलब है डिसेबल्ड। जिसको कंट्रोल सी किया, एक स्पेस देनी है एंड पे, ये लें कर लेते हैं सेट। 16 था ना, इसको कर दें 17, इसको भी कर दें 17, 18, 18, ठीक है जी। वो दिमाग में बातें जा भी रही हैं या बस चलें, नहीं भी जा रही ना कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, इसको रिपीट कर लेंगे तो ये चीज़ें ओके हो जाएंगी। इसको अब मैं सेव एज करता हूँ test.ldf, ठीक है। वैसा कायम नाम है, अवाम का शिराजा बिखर तो नहीं गया, सल्तनत जो है वो तबाह होने वाली तो नहीं थी। .ldf लें जी, देखें जी उसने एरर दे दिया है। क्या एरर दिया है? ठीक है जी, ठीक है। डिस्टिंग्विश नेम एट्रीब्यूट नॉट डिफाइंड, आ जाएं जी, देखें फाइल को क्या गलती है। इसको तो बंद कर देंगे, नहीं चाहिए, डोंट सेव कर दें जी। डिस्टिंग्विश नेम dn लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, फाइन तो किया हुआ है, चेंज टाइप भी हो गया। बिल्कुल सही है यार, मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए मैं एक दफ़ा और किधर इसके नीचे बना हो जाए, पेज के नीचे भी ड्रैग कीजिए, 19 भी बना है, ठीक। हाँ, वो एक ही को कॉपी किया, उसके बाद बस नेम चेंज किया। मैं हैरान हूँ उसने एक ही में एरर दिया। ये हो गया इम्पोर्टिंग फाइल इनटू test.ldf। यार ये देखें ना, स्टार्ट में LDIFD नहीं करना, ये था प्रॉब्लम। 4 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली, 4 ही थी, 4 ही थी। ये यहाँ जाकर रिफ्रेश करें, ये जी 16, 17, 18, 19 भी आ गया,
ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है वो करेक्शन कर लें, मैंने डिलीट करके दोबारा बना देता हूँ। आई थिंक 512 का मतलब होगा इनेबल्ड। चलो कोई 4 में कर देते हैं, क्योंकि ये भी अकाउंट डिसेबल्ड बने। ठीक है, तो हम इधर 2 में 12 कर देते हैं, 2 में 14 रहने देते हैं। वो ठीक है, ये 512 हो गया, 512 हो गया। अब 2 इनेबल बनने चाहिए, 2 डिसेबल्ड। 4 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली। रिफ्रेश करें, ये देखें 2 पे डाउनवर्ड एरो नहीं है। तो ठीक है ना, ये जो डाउनवर्ड एरो होता है दैट मीन्स के अकाउंट डिसेबल्ड है, 2 का नहीं आ रहा। तो ये यानी दीज आर मेथड्स टू मेक बल्क चेंजेस इन एक्टिव डायरेक्टरी। इसमें चीज़ें और भी हैं, लेकिन वो बिला वजह का टाइम ख़राब करने वाली बात है, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद स्कीमा पे कल हम बात करें, तो बहुत इम्पोर्टेंट था। स्कीमा जो होता है ना, हेलो वालेकुम सलाम, मैं रिसीव नहीं हो रही है। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। नहीं सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैं उसी में इधर नहीं बात कर रहा हूँ, काजी ताहिर हुसैन बात कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर है, नंबर चेक कर लो। ओके सॉरी, पता नहीं कहाँ से कॉल कर रहा है। अच्छा जी, तो स्कीमा पे कल हम बात कर रहे थे। देखें स्कीमा में कोई आपने प्रैक्टिकल काम नहीं करना, ये बात याद रखें। ठीक है, बहुत शायद ही कहीं आपको, हाँ अगर स्कीमा में कभी काम हुआ भी ना, तो आप डायरेक्टली स्कीमा से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप कुछ चेंजेस कर रहे होंगे बैकग्राउंड में, स्कीमा जो है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन स्कीमा की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। नहीं है। हेलो वालेकुम, बस ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जनाब पहचान लिया। हाँ, क्या मैं आपको बता रहा था एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये हमने कर लिया। अब जो स्कीमा हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए स्कीमा जो है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी जब आप एक्सचेंज इंस्टॉल करते हैं तो एक्सचेंज अपने ऑब्जेक्ट्स जो है डेफिनेशन पॉपुलेट करता है एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, एक्सेस स्कीमा को चेंज करता है, और इसीलिए जब आप फर्स्ट टाइम एक्सचेंज इंस्टॉल कर रहे हैं तो रिक्वायर है कि यूज़र जो है ही और शी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ स्कीमा एडमिन को। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। स्कीमा एडमिन की जो रिक्वायरमेंट है वो इसीलिए क्योंकि स्कीमा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मॉडिफाई होता है। समझ में आ रही बात? ये तो अगर स्कीमा आपका मॉडिफाइड नहीं है, स्कीमा इन्हांस नहीं हुआ, तो फिर एक्सचेंज इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये होता है कि आप स्कीमा अलग मॉडिफाई करवा लें और एक्सचेंज सेपरेटली इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जिसके लिए वो स्विचेस हैं एडी प्रेप के, कि आप पहले एडीएस को प्रिपेयर कर लें। और ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी में, कंपनी समटाइम ना आउटसोर्सिंग कर लेती हैं। आउटसोर्सिंग समझ लेते हैं, नहीं पोर्शन जो है सपोर्ट आउटसोर्स कर देना। ठीक है, एक बैंक है उसने अपनी सपोर्ट के लिए आउटसोर्सिंग की हुई है कि सपोर्ट के लिए टीम ही अलग आती है। गार्ड जिस तरह नहीं होते आउटसोर्स कर दिया, कंपनी को कॉल किया, उन्होंने गार्ड भेज दिया। आप कंपनी को पैसे दे रहे हैं, कंपनी गार्ड को जाने, कंपनी जाने गार्ड जाने, हमारा हेडेक नहीं। ठीक है, तो अब एक कंपनी है जिसका अपना एडी एडमिनिस्ट्रेटर तो है, लेकिन वो एक्सचेंज आउटसोर्स कर रहे हैं। एक्सचेंज के लिए उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, वो किसी सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि यार आप आके हमारा एक्सचेंज इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अब कंपनी की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो डिनाई करती है, वो प्रोहिबिट करती है कि किसी भी बाहर के बंदे को आप एक्टिव डायरेक्टरी में स्कीमा एडमिन बनाएं। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? बंदा बाहर का जिसने एक्सचेंज डिप्लॉय करना है और कंपनी की पॉलिसी जो है वो डिनाई करती है, पॉलिसी में इस चीज़ की सपोर्ट नहीं है कि किसी एक्सटर्नल यूज़र को, ज़रा कॉन्ट्रैक्टर एक्सटर्नल यूज़र होता है, एम्प्लॉय तो नहीं, उसे आप स्कीमा एडमिन के राइट्स हैं। अब आप क्या करेंगे? स्कीमा आप खुद प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसे कहेंगे ओके स्कीमा इज नाउ प्रिपेयर्ड, यू कैन इंस्टॉल एक्सचेंज।
अब वो अगर एक्सचेंज इंस्टॉल कर रहा है तो ही डजंट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ स्कीमा एडमिन। लेकिन अगर आपने स्कीमा प्रिपेयर ना किया होता फिर तो ये जो एडी प्रेप और ओल्डर वर्जन में जो फॉरेस्ट प्रेप आप करते थे उसका ताल्लुक परमिशन से था। वो आपने रट्टा लगा दिया कि पहले स्कीमा प्रिपेयर होगा फिर एक्सचेंज इंस्टॉल होगा। क्या एक्सचेंज की इंस्टॉलेशन स्कीमा को प्रिपेयर नहीं कर सकती? सवाल ये है सिंपल सा। क्या आप एक्सचेंज का सेटअप डायरेक्टली चलाएं तो क्या वो स्कीमा नहीं प्रिपेयर कर सकता? कर सकता है। सवाल ये नहीं था स्कीमा प्रिपेयर क्यों किया, सवाल ये था स्कीमा को अलहदा से क्यों प्रिपेयर किया। स्कीमा तो विद द इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सचेंज भी प्रिपेयर हो सकता था, तो अलहदा से इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि परमिशंस का इशू है कि जो यूजर एक्सचेंज इंस्टॉल कर रहा है उसको हम राइट्स नहीं दे सकते स्कीमा के, और जब तक स्कीमा प्रिपेयर नहीं हो एक्सचेंज इंस्टॉल नहीं हो। ठीक है, तो इन दोनों कामों को सेपरेटली किया जा सकता है। आप स्कीमा को अलहदा प्रिपेयर करें और फिर वो बंदा जो एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक्सचेंज इंस्टॉल कर लेगा खोपड़ी में। थोड़ा बता दीजिए ये जब हम इंस्टॉल करेंगे पहले स्कीमा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? आपने मेरी पूरी बात नहीं समझी इसको, यही तो मैंने बात समझाई। स्कीमा जब तक प्रिपेयर नहीं होगा एक्सचेंज इंस्टॉल नहीं होगा, पहले ये क्लियर करें। अब सवाल ये है कि वो जो स्कीमा प्रिपेयर होना है वो एक्सचेंज का सेटअप खुद ही प्रिपेयर कर देना, हम अलहदा से क्यों प्रिपेयर करें? तो अलहदा से उस वक्त प्रिपेयर करते हैं जब परमिशंस का इशू होता है कि एक्सचेंज की एडमिनिस्ट्रेशन अलहदा बंदे ने करनी है, एडीएस का एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, और जो एडीएस एडमिन है वो एक्सचेंज एडमिन को स्कीमा में राइट्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो स्कीमा खुद प्रिपेयर करता है और फिर उसे कहता है चल इंस्टॉल कर ले एक्सचेंज। देखें अब ऐश को सी आ रही है, किस बात पे ऐसी आ रही है? सर याद माजी रजा भाई यार नहीं सर, मैं तो कह रहा था आपके 16,000 डूबे हैं, मेरे प्लस 6 वहाँ भी डूबे। नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो जहन में आपकी होंगी वो हेल्पफुल हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे ज़ाया नहीं होते। मैंने भी मुझे याद है मैंने जब एडमिशन लिया था इसमें, जब मैं फ़र्स्ट टाइम कोर्स कर रहा था तो चीज़ें उस वक्त नहीं समझ में आई, कुछ ऊपर से भी गुजर गई, कुछ जहन में रह गई थी, तो फिर बाद में जब पढ़ते थे तो फिर रह जाते थे। सियासी बातें ना करें, मशवरा मेरा रिकॉर्डिंग चल रही थी, मुझे कवर करने के लिए इतनी लंबी कहानी सुनानी पड़ जाती है। अच्छा जी, तो स्कीमा का मैंने आपको बता दिया और उससे रिलेटेड जो मेन डिस्कशन थी वो मैं कल भी कर चुका हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो एडीएस में मुझे नेसेसरी चाहिए एक्सचेंज के लिए वो है कि एक्सचेंज जो है ना आपका उसके दो स्ट्रक्चर हैं। जब भी आप एक्सचेंज कह रहा हूँ सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी की, जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी को पढ़ते हैं ना और एक्टिव डायरेक्टरी की कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप इन दो में से कोई एक चीज़ पढ़ रहे होंगे। एक फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरा लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैंने भी लिखनी है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है इसका जो ताल्लुक बनता है वो किस चीज़ के साथ बनता है? रेप्लिकेशन मॉडल के साथ। ठीक है, जो कंपनी का रेप्लिकेशन मॉडल है ना उसका इसके साथ ताल्लुक बनता है। और ट्रैफिक फ्लो उसका भी इसी से ताल्लुक बनता है। फ्लो ऑफ डाटा जब आप देखते हैं तो आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका जो ताल्लुक है वो किसके साथ बनेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। ठीक है, इसका ताल्लुक किसके साथ बनता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के साथ। वो समझ में आती बात? तो फॉरेस्ट ट्री डोमेन ओयू, सॉरी उल्टा लिख गया हूँ, काटें अगर आपने भी लिख दिए। साइट्स, सबनेट्स और डोमेन कंट्रोलर्स, ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी में आएंगे और लॉजिकल में आएंगे फॉरेस्ट ट्री डोमेन ओयू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
क्योंकि अब आपकी जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज 2010 की आपने पढ़ना है। एक्सचेंज 2010 में ना पहले जो ओल्ड वर्जन्स थे उनमें एक चीज़ होती थी राउटिंग ग्रुप। एक्सचेंज के जो ओल्ड वर्जन है उनमें होते थे राउटिंग ग्रुप्स, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है एक्सचेंज 2010 में। राउटिंग ग्रुप जो है वो वही काम करता था जो एक्टिव डायरेक्टरी की साइट कर रही, लेकिन अब राउटिंग ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। पहले राउटिंग ग्रुप्स होते थे, राउटिंग ग्रुप्स होता था कलेक्शन ऑफ एक्सचेंज सर्वर्स कनेक्टेड विद ए हाई स्पीड परमानेंट एंड रिलायबल कनेक्शन, ठीक है। अब जो एक्टिव डायरेक्टरी की साइट है उसी को एक्सचेंज यूज कर लेता है। यानी आप एक्सचेंज में राउटिंग कॉन्फ़िग, अभी मुझे जो कॉल आई थी उसमें बंदा क्या पूछ रहा था कि एक्सचेंज मेल रिसीव कर रहा है, सेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसे ट्रबल शूट करना चाह रहे थे, उनसे हो नहीं रहा था। तो मैं उन्हें क्या बता रहा था कि एक्सचेंज 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट रिसीव कनेक्टर तो होता है, सेंड कनेक्टर नहीं होता, वो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सेंड कनेक्टर जब आप बनाते हैं तो फिर मेल आपकी बाहर जाना शुरू हो जाती है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर सेंड कनेक्टर नहीं बना हुआ तो शायद ये इशू, और ज़्यादा बड़ा इशू हुआ तो ये भी हो सकता है सेंड कनेक्टर बना हुआ और कोई और मसला हो, ठीक है। तो अब जो फिजिकल स्ट्रक्चर इफेक्टिव डायरेक्टरी का है ना, वो ही फिजिकल स्ट्रक्चर एक्सचेंज का रेप्लिकेशन मॉडल है। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में इशू आएगा ना, इनसाइड तो इशू नहीं आएगा। इनसाइड तो आप भेज सकते हैं, इनसाइड मेल जाती है, एक्सटर्नल हो। हाँ बाहर मेल जो तो बाहर इनसाइड भी इशू आ सकता है। इनसाइड इशू कब आ सकता है? जब मल्टीपल साइट्स हैं, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ही है लेकिन एक साइड लाहौर में, एक कराची में, और लाहौर से कराची मेल नहीं जा रही, क्योंकि अब इसमें भी आपको कनेक्टर बनाना पड़ेगा। कनेक्टर खाली आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता, इनसाइड भी बनता है इन केस ऑफ मल्टीपल साइट्स। जैसे फॉरवर्ड में जितना एक्सचेंज किया था एक्सटर्नल यूजर का कोई भी एड्रेस दोगे उसको मेल नहीं जाएगा। हाँ बाहर के लिए नहीं जाएगी, बाहर के लिए इसीलिए नहीं जा रही। अच्छा पता क्या होता था, ये नॉर्मल है, यानी इसमें आप उन्हें नहीं ब्लेम दे सकते। होता ही है, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब फॉरवर्ड में था तो मैं भी यानी ये चीज़ नहीं करके दिखा पाता था, लेकिन मैंने जब 2003 था उसमें दिखा देता था। अब मसला पता क्या था, 2003 के ज़माने में हम क्या करते थे, एक्सचेंज को ऑनलाइन लाते थे, कॉन्फ़िगरेशन की मेल बाहर जाना शुरू, रिसीव नहीं होती थी, सेंड हो जाती थी। रिसीव इसलिए नहीं होती थी क्योंकि रिसीव करने के लिए रजिस्टर्ड डोमेन ज़रूरी है, सेंड हो जाती थी। लेकिन अब इंटरनेट के आपको पता है सिक्योरिटी रूल्स रिवाइज होते रहते हैं। अब अगर आप ये काम करें ना तो आपकी मेल नहीं जाएगी, और आपको एरर मैसेज पता क्या आएगा, आपको एरर मैसेज ये आएगा कि आप जो आईपी एड्रेस आपका है वो डायनामिक है। जो आईपी एड्रेस आप मेल सर्वर देखें ना, आप मैं यही करूँगा, मैं क्यूबी अपनी अटैच करता हूँ और अपने एक्सचेंज को ऑनलाइन कर लेता हूँ। अब इस क्यूबी पे जो आईपी एड्रेस मेरा है वो रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस तो नहीं है ना, स्टैटिक आईपी नहीं है, वो डायनामिक है। असल में इंटरनेट पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने ये सिक्योरिटी लगाई हुई है कि डायनामिक आईपी मेल सर्वर नहीं हो सकता, वो स्पैमर होगा, तो वो उसे फिर किल कर देते हैं, इसलिए मेल नहीं जाती बाहर। इसीलिए जब आप एक्सचेंज की डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं, यानी आपने किसी इन्वायरमेंट में एक्सचेंज डिप्लॉय करना है, तो जो प्रिलिमिनरी टास्क्स होती हैं उनमें से एक टास्क ये होती है कि परचेज अ स्टैटिक आईपी, डोमेन लें, स्टैटिक आईपी लें, उसके बाद एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर लें, ये मस्ट है, ठीक है। तैयार ये बड़ा बाजार लग रहा है नहीं सर, दुखी परेशान जैसे बंदा कहे यार की फसाद तक पढ़ाई जा रही है। मुझे याद है मैं एक क्लास पढ़ा था, कॉलेज में ही हुआ था, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरी याद थी, मैं वॉक करता था क्लास के अंदर, तो मैं यूँ वॉक करके जैसे ही टर्न लिया ना बिल्कुल लास्ट में एक लड़का दूसरे को बोलते यार की पढ़ाई जा रही है। तो एक मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, उसने बड़ा सीखा भी, लेकिन वो एक चीज़ कहता था कि सर हम आपकी क्लास में आते हैं, आप पढ़ाना शुरू करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है, उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाता, समझ नहीं आता कि पढ़ा क्या है। मैंने कहा पता नहीं ये अब कम्प्लीमेंट है कि बेइज्जती है। कहता नहीं सर वो करिश्मा बड़ा होता है, इंटरेस्ट से बड़ा, यानी ना आप बात पे जोर देते हैं, बंदा कहता है हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता और समझ में भी कुछ नहीं आता। तो ये डिफरेंट किस्म के कमेंट्स हैं, ये भी कमेंट्स हैं, तो ये वाला इशू ना हो आप लोगों का, कोशिश कीजिएगा कि समझ में खाली यानी मैं ये ना हो कि मैं ही खेल रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा जी, ये बात मैंने आपको बता दी फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर के रेफरेंस से। अब एक्सचेंज में जो है ना, हम इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना उसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, ये जो आपको साइट्स नज़र आ रही हैं ये साइट सर्व करेगी एज अ फिजिकल डिवीजन फॉर एक्सचेंज एज वेल, ये सिर्फ एडीएस के लिए नहीं है,
जो एक्सचेंज की लोकेशन होगी ना, यानी आपने एक्सचेंज इंप्लीमेंट करना है फॉर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो आपकी लाहौर साइट जो है वो एडीएस की भी साइट है, एक्सचेंज की भी साइट है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात भी आपको बता दी, बल्क इंपोर्ट पे भी हमने बात कर ली इसमें। अच्छा हाँ, ये एडीएस के रेफरेंस है। आपने ऑपरेशन मास्टर मेरा ख्याल है पढ़े होंगे, ऑपरेशन मास्टर नाम बता सकते हैं? इसका ब्लेम ना ट्रेनर पे डालिएगा, मुझे पता है ये नाम आपको बताया गया है। स्कीमा मास्टर वगैरह, स्कीमा मास्टर है, डोमेन नेमिंग मास्टर है, रिलेटिव आईडी मास्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी मीटर। इनमें से जो फर्स्ट टू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, वो वन पर फॉरेस्ट है, यानी वो पूरे फॉरेस्ट में एक होगा, और जो बाकी तीन है वो हर डोमेन में एक होगा। ये इसी तरह जैसे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है कि प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री का होता है, चीफ मिनिस्टर किसका होता है, प्रोविंस का, ठीक है। तो जो स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर है, ये तो है वन पर फॉरेस्ट। इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, पीडीसी मिलेटर, रेड मास्टर। ये जो हैं ये हैं वन पर डोमेन, यानी हर डोमेन में वन इन अ डोमेन। अब इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बाद मुकम्मल हो जाएगी। लिख रहे हैं जल्दी से। स्कीमा मास्टर देखिए, इस सारी डिस्कशन में ना पढ़ने से पहले, इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए वाई ऑपरेशन मास्टर। बता सकते हैं मुझे ऑपरेशन मास्टर क्यों होता है? फिर इस डिस्कशन को सबको पढ़ने का मजा आएगा, फायदा भी। यानी वाई ऑपरेशन मास्टर, क्यों पढ़ रहे हैं ऑपरेशन मास्टर? क्या चीज? सीज एंड ट्रांसफर तो सप्लीमेंटल हो गए ना, यानी ऑपरेशन मास्टर एक्चुअली इसकी रूह क्या है, आखिर ये है क्यों? आपके पास दो डीसी हैं एक डोमेन में, एक डीसी है और एक एडीसी, दो डोमेन कंट्रोलर। आप यूजर अकाउंट दोनों पे बना सकते हैं, बताएंगे? दोनों पे बना सकते हैं, आरओडीसी ना हो बस, आरओडीसी पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक डीसी और एक एडीसी, तो दोनों पे यूजर अकाउंट बन सकते हैं, दोनों पे ग्रुप्स बनाना। सवाल ये है कि क्या दोनों डीसी पे 100% सारे काम हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, सारे काम दोनों पे नहीं हो सकते। नॉट ऑल डीसीज आर इक्वलेंट। जनरली सारे काम हो जाएंगे, यूजर अकाउंट बनाना, ग्रुप बनाना, पासवर्ड रीसेट करना, ये सारा काम है। सवाल सिर्फ ये है, इसका मतलब है एडीएस का स्ट्रक्चर जनरली क्या है, मल्टी मास्टर है। मल्टी मास्टर होना दोनों पे चेंजेस हो रही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में जनरली मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो है ही मल्टी मास्टर। देयर आर सम केसेस इन विच एक्टिव डायरेक्टरी बिहेव्स अंडर सिंगल मास्टर ऑपरेशंस, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर डीसी पे मॉडिफाई नहीं हो सकती। यूजर अकाउंट तो आप हर डीसी पे बना लेते हैं, क्या स्कीमा को हर डीसी पे मॉडिफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं मॉडिफाई कर सकते। समझ में आ रही बात?
तो एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कुछ चीजों के रेफरेंस से मल्टी मास्टर नहीं है बल्कि सिंगल मास्टर है, यानी 4 डीसी लगे हुए, यूजर अकाउंट चारों में बन जाते थे क्योंकि यूजर अकाउंट क्रिएट होना ये मल्टी मास्टर ऑपरेशन था, लेकिन स्कीमा चारों में मॉडिफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगल मास्टर ऑपरेशन है। तो इस लेक्चर में आप वो मैटर डिस्कस करते हैं जो हर डीसी पे नहीं हो सकते, जो किसी खास डीसी पे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कीमा मास्टर है, आपने स्कीमा मॉडिफाई करना, ये पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ एक डीसी ऐसा होगा जिस पे स्कीमा मॉडिफाई हो सकता, और वो है जो स्कीमा मास्टर है। बाय डिफॉल्ट पहला वाला ही है, चेंज कर दिया तो जो है। पूरे फॉरेस्ट में 1 डीसी, एक डीसी ऐसा है जो स्कीमा की मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या स्कीमा सब डीसी पे है? अच्छा ये बताएं हसन, तुम बताओ, तुम जितने सवाल का गलत जवाब दे रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें जो है ना वो जुर्माना करूँ, क्योंकि तुमने इतनी क्लासें पढ़ी हैं ना, इतनी क्लासें पढ़ी हैं कि मेरा ख्याल है मुझसे पर्सनली जितनी क्लासें तुमने पढ़ी हैं ना किसी ने नहीं पढ़ी। हसन वगैरह के साथ तुमने क्लास पढ़ी, अहमद के साथ तुमने क्लास पढ़ी, वो आकिब जो आया था उसके साथ तुमने क्लास पढ़ी, अब तुम इनके साथ भी पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या तुमने पढ़ लिया है। और तुम आंसर जो है ना वो उसमें से यानी एक एवरेज स्टूडेंट जितने आंसर देते तुम उतने भी नहीं देते। जी क्या सवाल था मेरा? मैंने भी सवाल क्या किया? स्कीमा मास्टर के एक ही बात होते हैं कि और क्या स्कीमा मास्टर नहीं, स्कीमा हर डीसी के पास होता है? देखें अगर तो हर किसी के पास नहीं होता, एक ही के पास होता है, फिर तो झगड़ा ही नहीं है, एक ही के पास है उसी पे जाके मॉडिफाई करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, स्कीमा सबके पास है। बात हो रही है राइटेबल स्कीमा की, कि राइटेबल स्कीमा किसके पास है? स्कीमा मास्टर के पास। उस पर आप मॉडिफाई करेंगे और वो फिर सारे डीसीज को बताएगा। तो स्कीमा मास्टर के अंडरनीथ लिख लें, क्या लिखेंगे? कंट्रोल या ठहरे, इट होल्ड्स writable copy of schema, it holds writable copy of schema। एक और पॉइंट लिखना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर schema updates। एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया इट होल्ड्स writable copy of schema, और दूसरा पॉइंट आपने लिखा रिस्पॉन्सिबल फॉर schema updates। ठीक है, और दोनों बातें क्लियर हो, ये बात होगी क्लियर, ये स्कीमा था। अब आपसे कोई जितने मर्जी शार्प क्वेश्चन कर ले, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो सवाल इस डिस्कशन से बाहर हो नहीं सकते। अगर वो आपको कहे कि सबके पास स्कीमा होता है, आप कहेंगे यस सबके पास स्कीमा होता है। रीडेबल सबके पास होता है लेकिन राइटेबल राइटेबल सिर्फ एक है। आप देखें, आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं, उस पर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करेंगे एक मैसेज आएगा, वो कहेगा कि आप जिस डीसी को यूज़ कर रहे हैं वो स्कीमा मास्टर नहीं है, इसलिए आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, व्यू कर सकते। लेकिन यही काम अगर मैं इस पर करूँ ये स्कीमा मास्टर, कोई मैसेज नहीं आएगा। बात समझ में आती है? तो ये हो गया स्कीमा मास्टर। उसके बाद डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर, और ये अगर व्यू करने हो तो बताओ कमांड हसन, ये तो बता दो यार, आप लोग बता दें ताकि उसको ज़्यादा बेइज्जती फील हो। नेट डाउन, हाँ क्यूरी, आधी बातें याद है, फिज्मो, ये आपको दिखा देगा पांचों रोल्स किसके पास हैं। देखें स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, रेड पूल मैनेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। अब डोमेन नेमिंग मास्टर जो है वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? एडिशन और रिमूवल ऑफ डोमेन इन द फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट में नई डोमेन बनाएं, वो ये यानी ये मौजूद होगा तो बनेगी। एग्जिस्टिंग डोमेन को रिमूव करें तब भी ये मौजूद होगा तो वरना नहीं। अब आप सोचें ये काम ऐसा है जो आप रेगुलर करते हैं, ये रेगुलर होने वाली टास्क नहीं है, लेकिन जब भी होगी इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, अब वो साल में एक दफ़ा हो या कभी भी ना हो, जब भी होगी डोमेन नेम मास्टर चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखें कि एक्टिव डायरेक्टरी में जो मल्टी मास्टर ऑपरेशन है वो फ्रीक्वेंटली होने वाले हैं,
सिंगल मास्टर ऑपरेशन जो आप पढ़ रहे हैं सिंगल मास्टर ऑपरेशन है, ये फ्रीक्वेंटली होने वाले नहीं हैं। ये कभी कभार स्कीमा मॉडिफिकेशन कब होती है, रेगुलर होती है। लेकिन यूज़र अकाउंट क्रिएशन, पासवर्ड रीसेटिंग, ये रेगुलर टास्क हैं। वो टास्क आप हर डीसी पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो टास्क हैं ये कभी कभार होती हैं, लेकिन नॉट ऑल। ये तो अभी आपने फॉरेस्ट वाली पढ़ी है, अब डोमेन वाली पे आते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, खैर इसका काम बहुत थोड़ा सा है। ये इसके पास जो यूज़र टू ग्रुप रेफरेंसेस हैं वो स्टोर होते हैं। लिख लें, इट स्टोर्स यूज़र टू ग्रुप रेफरेंसेस, इट स्टोर यूज़र टू ग्रुप रेफरेंसेस। यूज़र की जो ग्रुप मेंबरशिप्स हैं वो इसे पता होता है, ठीक है। डोमेन में एक होता है, यानी अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है तो हर डोमेन में एक होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास फॉरेस्ट में 3 डोमेन्स बनी हुई हैं तो हर डोमेन में एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा। पीडीसी इम्यूलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो पीडीसी इम्यूलेटर परफॉर्म करता है वो क्या है हसन? नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। बहरहाल ग्रुप पॉलिसी मॉडिफिकेशन का भी रिस्पॉन्सिबल है पीडीसी इम्यूलेटर, लिख लेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप पॉलिसी मॉडिफिकेशन। आप जब ग्रुप पॉलिसी को मॉडिफाई करते हैं ना तो आप चेक कर लें, ये बताएगा कि मैंने पीडीसी इम्यूलेटर को यूज़ किया है इसको ओपन करने के लिए। ये देखें, ये मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ इसे। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, व्यू, ये क्या लिखा हुआ है? डीसी ऑप्शंस। पढ़ें क्या लिखा हुआ है? पहला रेडी बटन, द वन विद द ऑपरेशन मास्टर टोकन फॉर द पीडीसी इम्यूलेटर। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है असल। सबसे इंपॉर्टेंट बताओ टास्क क्या है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। याद आई? खाली क्लॉक बताया था फिर तुम्हें याद आया था, हाँ सिंक्रोनाइजेशन आधी बात, ठीक है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन ये करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भी इसकी टास्क हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी, बाकी आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। रेड मास्टर को समझने के लिए मुझे एक सवाल का जवाब देना। यूज़र को रीनेम करने से परमिशन चेंज होती हैं या नहीं होती? आफ्ताब, आफ्ताब कह रहा हूँ, तैयब। यूजर को रीनेम करने से, यानी एक यूज़र था उसका नाम था आफ्ताब, उसको मैंने रीनेम करके तैयब कर दिया। अब ये जो तैयब है ये वो तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकता है जो आफ्ताब एक्सेस कर रहा था? करेगा। इसका मतलब परमिशन चेंज नहीं होती। एग्री करते हैं? आप भी एग्री करते हैं? सब एग्री कर रहे हैं ना? हसन डिसएग्री तो नहीं कर ना करें, सही कहा है जी। यूज़र को रीनेम करने से परमिशंस चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि परमिशंस यूज़र नेम पे नहीं है, क्योंकि अगर परमिशन यूज़र नेम की बेस पे थी तो उन्हें चेंज होना चाहिए। डेफिनेटली परमिशंस किसी ऐसी चीज़ पे हैं। यूज़र तो रीनेम हो गया लेकिन वो चीज़ अभी भी चेंज नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल। और वो चीज़ क्या है? आईडी, सिड, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो सिड है वो बराबर होती है डोमेन आईडी प्लस रिलेटिव आईडी। और ये रिलेटिव आईडी कौन प्रोवाइड करता है? रेड मास्टर। लाइक मेरे पास मैं कहता हूँ 3 डीसी थे, DC2, DC1, DC0। ये DC0 क्या था? रेड मास्टर फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या करेगा? इसको भी रेड देगा, इसको भी ब्लॉक्स ऑफ रेड देगा। कितनी आईडीज? 500 आईडीज। देखें इशू ये है कि जब यूजर अकाउंट बनेगा तो आईडी चाहिए, ठीक है। जब आप यूजर अकाउंट बना रहे हैं तो क्या चीज़ चाहिए? सिड के बगैर, यानी यूजर क्रिएट करते हुए उसकी सिड भी जनरेट करनी है। अब अगर हर डीसी अपनी मर्जी से सिड जनरेट कर ले, कोई सेंट्रलाइज गवर्नेंस इस पे ना हो, तो डुप्लीकेशन हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है एक नंबर एक डीसी ने जनरेट किया, वही दूसरा भी जनरेट कर ले। लेकिन अगर हर डोमेन में एक रिलेटिव आईडी मास्टर बैठा होगा और वही सबको आईडी दे रहा है, फिर डुप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो हर डोमेन में एक रेड मास्टर होता है जो तमाम मेंबर्स को ब्लॉक्स ऑफ रेड देता है। कितना बड़ा ब्लॉक? 500 आईडीज का ब्लॉक। वो यूज़ करता रहता है दूसरा डीसी, जब वो ख़त्म होने वाला होता है दोबारा जाता है। नॉर्मली जब 200 रह जाता है दोबारा जाता है, वो दोबारा से 500 का ब्लॉक पूरा कर देता है। दोबारा किसके पास जाता है? गोवाल मंडी फूल स्ट्रीट रेड मास्टर के पास जाता है। ठीक है, जिस डीसी के पास रिलेटिव आईडी ख़त्म हो रहे होंगे वो कांटेक्ट करेगा किससे? रेड मास्टर। रेड मास्टर उसका ब्लॉक्स दोबारा से कंप्लीट कर देगा। समझ आती है बात? ठीक है, तो रेड मास्टर के अंडरनीथ आप लिख सकते हैं इट एलोकेट्स ब्लॉक्स ऑफ रेड टू अदर डोमेन कंट्रोलर्स। इट एलोकेट्स ब्लॉक्स ऑफ रेड टू अदर डोमेन कंट्रोलर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो ये एक डोमेन का रेड मास्टर है, दूसरी डोमेन का रेड मास्टर है, दोनों अगर सेम रेड जनरेट कर लें फिर क्या होगा? कैसे? वो आपस में बात थोड़ी कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता, एक डोमेन का जो रेड मास्टर है वो दूसरे डोमेन के रेड मास्टर को ये नहीं बताता कि मैंने ये जनरेट किया तूने नहीं कर। दोनों सेम कर लें, सेम हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आती। वजह डोमेन आईडी साथ जमा हो गया। अगर होता ना ऑब्जेक्ट सेट इज इक्वल टू रेड, फिर मसला बनता। आप दो डोमेन कर लें, दोनों डोमेन की डोमेन आईडी डिफरेंट होगी। अब सेट सेम भी हो जाए, जो फुली क्वालिफाइड वो रेड सेम अगर हो भी जाता है, रेड डुप्लीकेट होगा, सेट डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, रेड डुप्लीकेशन मुमकिन है, सेट डुप्लीकेशन मुमकिन नहीं। समझ में आती है बात? अच्छा जी सर, एक रेड मास्टर 500 आईडी मतलब जनरेट एलोकेट कर सकता है दूसरे डीसी। इसको भी 500 दी, इसको भी 500, अपने पास ही 500, 1500 हो गए। ठीक है, मतलब ये रैंडम कोड है आईडी? हाँ, रैंडमली जनरेट करते हैं वो नहीं रैंडम ना के कोई ना कोई उसके पास मेथड जरूर होता है, इसकी बेस पे वो जनरेट कर रहा है, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होगी। मैंने ध्यान ही नहीं किया, वो एकदम से आपकी रिकॉर्डिंग भी जानी थी जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये आपके 5 रोल्स थे। ठीक है, तो इन रोल्स को रिपीट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, हाँ ये मैं आपको बता दूँ, ये रोल्स होते कहाँ पे हैं। अगर आपको कभी ट्रांसफ़र या सीज करना है, अब आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होता और वो तो हाँ बस सही, ये यूज़र्स एक्टिव डायरेक्टरी यूज जो डोमेन वाइड रोल्स हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, और जो फॉरेस्ट वाइड है वो आपको पता ही होंगे, फिर अगर इसका भी पता है तो बस इसको रिपीट कर लें अच्छे तरीके से। अब अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है तो वहीं पे देख लें, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ, हाँ वो यही था। इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ना, उसे दोबारा अच्छी तरह से पढ़ लो बुक में से ना, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर।